कभी आपने सोचा है कि जो इंसान अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरा हो, जिसने नफरत, यातना और मौत को करीब से देखा हो, वो खुद को दुनिया का सबसे खुश इंसान कैसे कह सकता है? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है एडी जाकू की। एक यहूदी लड़का जो जर्मनी में पैदा हुआ, जिसे उसके नाम, धर्म और पहचान के लिए सताया गया, जिसने आशाविद्ज जैसे कुख्यात यातना शिविरों में अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपनी मासूमियत को खो दिया। लेकिन फिर भी जब एडी 100 साल की उम्र में अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो उसका नाम रखते हैं द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। क्यों? क्योंकि एडी मानते हैं कि हैप्पीनेस इज ए चॉइस और जीवन सबसे सुंदर तोहफा है। दोस्तों, आज की ये किताब सिर्फ एक दर्दनाक इतिहास नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा सबक है कि जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन हो जाए, अगर दिल में उम्मीद, माफी और शुक्र बचा है तो इंसान हर अंधेरे से रोशनी निकाल सकता है। मैं आरजे क्वीन आज आपको एडी की कहानी सुनाने आई हूँ। एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को झकझोर देगी, आपको सिखाएगी कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच है और सच्ची खुशी मिलती है तब जब हम दूसरों को देने लगते हैं, नफरत के बदले प्यार और शिकायत के बदले करुणा। तो चलिए आज एडी जाकू के साथ एक ऐसा सफर शुरू करते हैं जहां दर्द के सागर से उम्मीद की किरण निकलती है, जहां अंधेरे में भी दिल मुस्कुराना सीखता है। द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ, एक किताब, एक जिंदगी और एक प्रेरणा। जरूर आरजे क्वीन, मैं पहले अध्याय की स्क्रिप्ट अब तुरंत शुरू कर रही हूं। जैसा आपने कहा, एक आत्मीय, बहावपूर्ण और दिल को छू लेने वाली कहानी की तरह प्रस्तुत है। चैप्टर 1, Are many things more precious than money? पर आधारित पहला अध्याय। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आपके पास सब कुछ छिन जाए, घर, पैसे, पहचान, परिवार, तो क्या बचेगा? क्या तब भी आप मुस्कुरा सकेंगे? क्या तब भी आप कह सकेंगे कि जिंदगी एक तोहफा है? हाय, मेरा नाम है आरजे क्वीन। आज मैं आपके लिए कोई कहानी नहीं लाई हूँ, बल्कि एक जिंदा उम्मीद लेकर आई हूँ। उस इंसान की कहानी जो नरक से लौटा, लेकिन नफरत नहीं लाई, जो सबसे अंधेरे में था लेकिन दुनिया को रोशनी देना सीख गया। उस इंसान का नाम है एडी जाकू। एडी जाकू कहते हैं, I do not hate anyone. Hate is a disease which may destroy your enemy, but will also destroy you. और मैं जब पहली बार ये लाइन पढ़ रही थी ना, तो मेरे हाथ कांप रहे थे। एक इंसान जो ऑशविट्ज के यातना शिविर से लौटा, जिसने अपने परिवार को खो दिया, अपनी आज़ादी को खो दिया। वो नफरत नहीं करता तो मैं कौन होती हूँ किसी छोटी छोटी बात पर शिकायत करने वाली। एडी ने ये किताब तब लिखी जब वो 100 साल के थे। 100 साल सोचिए, एक सदी की जिंदगी। उन्होंने जर्मनी में एक यहूदी परिवार में जन्म लिया। अपने पिता से सीखा कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज होती है शिक्षा। लेकिन फिर आई नाजी सरकार, जिसने उनके बचपन को रौंद डाला, उनके सपनों को कुचल दिया। पर उन्होंने हार नहीं मानी। ये किताब कोई इतिहास की किताब नहीं है, ये जिंदा रहने की, जिंदा महसूस करने की और हर दर्द के बाद भी मुस्कुराने की एक कोशिश है। हर अध्याय उनकी जिंदगी का एक ऐसा पन्ना है जिसे पढ़ते हुए दिल कांपता है, लेकिन आत्मा रोशनी से भर जाती है। तो चलिए आज हम इस रोशनी की पहली किरण से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी हम उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो दिखती हैं, चमकती हैं, लेकिन भीतर से खोखली होती हैं? पैसे, सामान, नाम, ये सब हमें भरते तो हैं, पर शायद कभी पूरा नहीं करते। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। एक बार जब मैं स्कूल से लौट रही थी, मेरी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। भूख भी लगी थी और सामने समोसे की दुकान चमक रही थी। लेकिन उसी वक्त मेरी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वो अपनी टूटी चप्पलें ठीक करने की कोशिश कर रही थीं और उनके चेहरे पर थकावट से ज्यादा लाचारी थी। मैंने उन 5 रुपयों से समोसा नहीं खरीदा, बल्कि उनके हाथ में रख दिए। और पता है, उस दिन जो सुकून मुझे मिला वो किसी बैंक बैलेंस में नहीं था। एडी जाकू के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने सीखा कि असली दौलत वो नहीं जो बैंक में हो, बल्कि वो है जो दिल में हो। उनका मानना था कि सबसे कीमती चीजें होती हैं दोस्ती, परिवार और इंसानियत। ऑशविट्ज में जब हर चीज उनसे छीन ली गई, तब उन्होंने जाना कि मुस्कुराहट भी एक दौलत होती है और एक अच्छा दोस्त एक उम्मीद जैसी रोशनी। उन्होंने एक बार कहा था, हैप्पीनेस डज नॉट फॉल फ्रॉम द स्काई और हैंड्स। और जब मैंने ये पढ़ा ना, तो मुझे मेरी माँ की वो बात याद आई जब हम बहुत तंगी में थे और उन्होंने कहा था, बेटा पेट खाली है लेकिन मन मत हारना, मन की आग सब जला सकती है। शायद एडी का यही संदेश है कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है वो सच्चाई जो इंसान को इंसान बनाए रखती है। वो संवेदनशीलता जिससे हम दूसरों का दर्द समझ सकें। वो विनम्रता
जिससे हम अपने छोटे से जीवन में भी किसी की दुनिया बदल सकें। अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं है, तो एक बार आईना देखिए, आप जिंदा हैं। आप सोच सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, ये सब कुछ है। और जब आप अपनी अच्छाई से किसी का एक दिन भी बेहतर बना देते हैं, तो आप सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं। तो आज इस रात की खामोशी में, इस कहानी की पहली सांस के साथ मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जरा रुक कर देखिए। कहीं ऐसा न हो कि आप वो सब कुछ खो रहे हों जो पैसे से नहीं, प्यार से मिलता है। मैं हूँ आरजे क्वीन, और ये सिर्फ एक किताब की बात नहीं है, ये मेरी भी कहानी है और शायद आपकी भी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी ने आपकी कमजोरी को आपका गुनाह बना दिया हो? क्या कभी किसी ने आपकी मासूमियत को आपकी सबसे बड़ी सजा बना दिया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अलग थे? मैं आरजे क्वीन, और आज मैं आपको उस दर्द में ले चलती हूँ जहां इंसानियत की चादर फटी पड़ी थी और उसके नीचे एक बच्चा अपने ही वजूद से डर रहा था। एडी जाकू का बचपन, वो बचपन जिसमें स्कूल जाना सबसे प्यारी चीज थी, वो अचानक एक ऐसे डर में बदल गया जिसकी कोई शक्ल नहीं थी, सिर्फ नफरत थी, अंधी, क्रूर और बेकसूरों को कुचलती हुई। एडी को याद है वो दिन जब वो घर लौटे और माँ की आंखों में डर था, वो डर जो किसी माँ की आंखों में नहीं होना चाहिए। उन्होंने पूछा भी नहीं, बस माँ का हाथ थामे रहे और माँ ने कहा, बेटा आज से तुम्हारा स्कूल बदल जाएगा, एक नई पहचान के साथ, एक नकली नाम, नकली कागज और नकली मुस्कान के साथ। क्योंकि अब वो यहूदी था और ये दुनिया उस वक्त किसी यहूदी को पढ़ता नहीं देखना चाहती थी। कभी सोचा है, जब आपकी पहचान ही आपको जहर बना दे तब सांस लेना भी अपराध लगता है। एडी ने वो जहर हर दिन पिया, लेकिन उसके भीतर एक आग थी जो कहती थी, यू कैन टर्न वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, एक तकनीकी संस्थान में दाखिला लिया, जर्मन नाम अपनाया और खुद को मशीनों के बीच छुपा लिया। वहां वो कोई यहूदी नहीं था, वहां वो बस एक होशियार लड़का था जो सबको पीछे छोड़ सकता था अगर उसके सपनों को कुचला न जाता। कभी कभी लगता है ना कि हमारी सारी मेहनत, सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, बस इसलिए क्योंकि हम उस समाज में हैं जहां शक्ल, नाम, जाति, धर्म हमसे ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन एडी ने उस दीवार को लांघा जिसे दुनिया ने उनकी राह में खड़ा किया था, और मैं भी कभी कभी उस दीवार से टकराती हूँ। रेडियो की इस दुनिया में जब लोग कहते हैं, तुम एक लड़की हो, इतने भारी विषय मत छुओ, दिल हल्का रखो, लोगों को हंसी चाहिए, तो मन करता है चिल्लाकर कहूं, मेरी आवाज भी उस माँ की सिसकी है जिसने अपने बेटे को खो दिया। मेरी आवाज भी उस बच्चे की पुकार है जो बस जीना चाहता है। क्या ये भारी नहीं तो और क्या है? कमजोरी को हथियार बनाना कोई किताब से नहीं सीखता, ये जिंदगी की सबसे सख्त क्लास होती है। एडी उस क्लास के टॉपर थे। उन्होंने सीखा कि अगर कोई तुम्हें नीचे धकेलता है तो सबसे पहले अपने मन में खड़े रहना सीखो, बाकी दुनिया धीरे धीरे घुटनों पर आ ही जाती है। एक बार उन्होंने लिखा था, नेवर थिंक यू आर लेस, पीपल विल ट्राई टू मेक यू फील स्मॉल, अर्थ इज बियॉन्ड देयर परसेप्शन। और मैं चाहती हूँ कि आज आप जो ये कहानी सुन रहे हैं, आप ये लाइन अपने सीने पर लिख लें। आपका रंग, धर्म, आवाज, शक्ल, जेंडर, सपने, ये सब आपको अलग नहीं बनाते, ये आपको खूबसूरत बनाते हैं। एडी की उस लड़ाई से मैंने सीखा कि अपनी असलियत को छुपाना नहीं चाहिए, उसे जीना चाहिए पूरी ताकत से। आज जब आप अपनी पहचान को लेकर डरे हों, असहज हों या शर्मिंदा महसूस करें, तो एक बार आईने में देखिए और खुद से कहिए, मैं हूं और मैं काफी हूं। आज भी जब मैं अपने नाम को बोलती हूं तो मुझे उसमें वो आवाज सुनाई देती है जो किसी भीड़ से नहीं डरती। एडी ने बताया कि डरने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन खड़े हो जाने से बहुत कुछ बदल सकता है। तो क्या आप भी तैयार हैं अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए? अगर हाँ, तो अगली बार हम उस दहलीज पर कदम रखेंगे जहां जिंदगी और मौत साथ चलती थी, लेकिन फिर भी इंसान उम्मीद बोता था। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जिंदगी बस एक पल की मेहमान हो, तो क्या आप उस एक पल में जीना सीख पाएंगे? क्या आप उस एक पल को पकड़कर कह सकेंगे, मैं अब भी जिंदा हूं? आज मैं आपको वहां ले चलती हूं जहां हर सांस के पीछे मौत की परछाई थी, लेकिन फिर भी कुछ दिल उम्मीद से धड़कते थे। एडी जाकू की जिंदगी का वो हिस्सा जो कहता है, Tomorrow will come if you survive today, one step at a time। एक काली सुबह थी, सूरज था, लेकिन उसकी रोशनी एडी के लिए नहीं थी। उनके परिवार को ट्रेन में ठूंस दिया गया था। वो ट्रेन जो किसी स्टेशन पर नहीं रुकती थी, बस मौत की तरफ बढ़ती थी। एक बंद डिब्बा जहां सांस लेने की भी जगह नहीं थी और बाहर सिर्फ अंधेरा। लोगों के चेहरे डरे हुए नहीं थे, वो तो अब थक चुके थे डरने से। अब उनमें सिर्फ एक सवाल था, क्या ये आखिरी सफर है? जब वो ऑनशाविट पहुंचे तो सबसे पहले छीन ली गई पहचान, फिर बाल, फिर कपड़े, फिर इंसानियत। लेकिन सबसे दर्दनाक था वो नंबर जो उनके हाथ पर गुदा दिया गया। एक नंबर
जो उन्हें बताता था कि अब वो एक नाम नहीं, बस एक गिनती हैं। एक रोज एडी ने अपने सबसे प्यारे दोस्त को खो दिया, जैकब। जैकब, जो उनके साथ स्कूल में पढ़ा था, जो उनके साथ हंसा था और जो अब बर्फ पर निढाल पड़ा था, हमेशा के लिए खामोश। उस पल एडी ने जाना कि इस नरक में अगर कुछ बचा सकता है तो बस एक चीज है आज। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं आज जिंदा रहा तो कल शायद कुछ बदल सकता है। कभी कभी जब मेरी जिंदगी उलझ जाती है, किसी शब्द के वजन में, किसी रिश्ते की खामोशी में या खुद के भीतर की लड़ाई में, मैं एडी को याद करती हूँ। उस एडी को जिसने सर्दी में बिना जूते के काम किया, भूखे पेट पत्थर ढोए और फिर भी हर सुबह उठकर कहा, मैं आज हूं और ये काफी है। उन्होंने कहा था, वन स्टेप एट अ टाइम, वन ब्रेथ एट अ टाइम, दैट्स हाउ आई लिव्ड। और मुझे लगता है यही वो मंत्र है जो हर इंसान को जरूरी है। जब आप बिखर रहे हो तो खुद को समेटने की कोशिश मत कीजिए। बस एक सांस लीजिए, बस एक कदम चलिए और धीरे धीरे आप फिर चलना सीख जाएंगे। मैंने भी उस दिन यही किया था, जब मेरे रेडियो शो की पहली रिकॉर्डिंग फेल हो गई थी, जब मेरे ही शब्द मुझे बोझ लगने लगे थे, तब मैंने एक ही काम किया। माइक के सामने फिर से बैठ गई और सिर्फ एक वाक्य बोला, हाय, मेरा नाम है आरजे क्वीन। और वो एक वाक्य मुझे फिर से जिंदा कर गया। जिंदगी कोई बड़ी जीत नहीं है। जिंदगी है हर रोज एक छोटे से फैसले में मुस्कुराना, हर सुबह जाग कर कह देना, मैं हार नहीं मानूंगी। और एडी यही सिखाते हैं कि अगर आज हम जिंदा हैं तो कल हमारा हो सकता है। तो अगर आज आपकी दुनिया टूट रही है तो रुकिए मत, बस एक सांस लीजिए, बस एक कदम और बढ़ाइए, क्योंकि कल तभी आएगा जब आप आज को थामे रखेंगे। मैं चाहती हूं कि आप भी अपनी इस सांस को जिएं जैसे ये आखिरी नहीं, बल्कि सबसे कीमती है। अगर आप तैयार हैं तो अगली बार हम उस मोड़ पर मिलेंगे जहां अजनबी फरिश्ते बन जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अजनबी कभी कभी वो दे जाते हैं जो अपने भी नहीं दे पाते? क्या किसी अनजान चेहरे की मुस्कान ने कभी आपके भीतर की टूटी हुई दुनिया को थोड़ी देर के लिए ही सही जोड़ दिया है? मैं आपको उस एहसास से मिलवाने आई हूं जो हमारे सबसे अंधेरे वक्त में एक टिमटिमाती रोशनी बन सकता है। एक अनजान हाथ जो तब थामता है जब अपने सब छूट जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस अधूरे से अध्याय की जो अपने भीतर पूरी इंसानियत का चेहरा छुपाए बैठा है। यू कैन फाइंड काइंडनेस एंड स्ट्रेंजर्स। ऑशविट्ज़ एक ऐसा नरक था जहां हर कोई अपने ही अस्तित्व से भाग रहा था। वहां कोई किसी की आंखों में नहीं देखता था, क्योंकि हर आंख में या तो मौत का साया था या उम्मीद का जनाजा। लेकिन उसी जगह पर एडी ने एक फरिश्ता देखा, एक अनजान जर्मन गार्ड, जिसने उन्हें चोरी छुपे एक रोटी का टुकड़ा दिया। अब सोचिए, जब पूरी एक व्यवस्था आपको मिटा देना चाहती हो, तब उसी व्यवस्था का एक हिस्सा आपको जिंदा रखने की कोशिश करे, तो वो रोटी सिर्फ रोटी नहीं होती, वो एक इशारा होती है कि दुनिया पूरी तरह से नहीं मरी है। एडी ने उस गार्ड का नाम कभी नहीं जाना, लेकिन उस अनजाने आदमी की एक हरकत ने उनके भीतर एक बीज बो दिया, दया का, इंसानियत का और सबसे जरूरी विश्वास का। हमारे जीवन में भी ऐसे लम्हे आते हैं जब कोई बस एक शब्द कह जाता है, तुम ठीक हो, और वो 3 शब्द हमें बचा लेते हैं। मुझे याद है एक दिन जब मेरा शो फेल हो गया था और मैं पूरी तरह टूटी हुई थी। मैं रेडियो स्टेशन की कैंटीन में कोने में बैठी रो रही थी और एक सफाई कर्मचारी मेरे पास आई। बोली, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, मैं रोज सुनती हूँ, फिर से बोलिए ना। और वो एक वाक्य उसने मुझे उठा लिया। एडी कहते हैं, काइंडनेस इज फ्री बट इट इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट यू कैन गिव। और सच पूछिए तो आज की दुनिया में जब सब कुछ तेज हो गया है, आवाजें ऊंची हो गई हैं और दिल छोटे, वहां एक छोटा सा दयालु इशारा किसी के लिए पूरी कायनात बन सकता है। सोचिए, अगर एक अजनबी की एक रोटी किसी को जिंदा रख सकती है, तो आप जो ये कहानी सुन रहे हैं, क्या आप किसी की सुबह नहीं बना सकते? एक मैसेज, एक मुस्कान, एक छोटी सी मदद, क्या इतना देना मुश्किल है? मैंने ये सीखा है कि हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ा असर छोड़ते हैं, वो कभी कभी हमारे रास्ते में बस एक बार आते हैं, और यही लोग, यही लम्हे हमें खुद से बेहतर बना देते हैं। एडी को उस अजनबी से मिली दया ने उनके भीतर मरती हुई इंसानियत को फिर से सांस दी, और तब उन्होंने ठान लिया कि अगर मैं कभी आजाद हुआ तो मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि अजनबियों में भी रोशनी होती है। आज जब हम किसी को अपने से अलग समझते हैं, किसी और जाति, किसी और भाषा, किसी और विश्वास से, तो क्या हम ये भूल जाते हैं कि दिल की धड़कन सबकी एक जैसी होती है, कि आंसू का स्वाद किसी भी धर्म का नहीं होता? आज बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर दुनिया आपको तोड़ रही है तो किसी अजनबी की मुस्कान उसे थोड़ा जोड़ भी सकती है, और अगर आप में वो ताकत है तो किसी और के लिए वही अजनबी आप बन सकते हैं। तो चलिए एक दिन, एक पल, एक इंसान के लिए बस थोड़े से बेहतर बन जाए। शायद उसी दिन वही एक मुस्कान किसी की जिंदगी की सबसे कीमती रोशनी बन जाए।
क्या आपने कभी किसी को इतनी शिद्दत से गले लगाना चाहा है कि जैसे वो आपकी बाहों में पूरी जिंदगी भर समा जाए? क्या कभी आपको महसूस हुआ है कि माँ की एक झप्पी में दुनिया के सारे दुख बह जाते हैं? मैं आपको एक ऐसी याद में ले जा रही हूँ जो नरम भी है और टीस भी देती है, जो भर देती है और उसी वक्त खाली कर जाती है। एडी जाकू की कहानी का वो अध्याय जो सिर्फ एक वाक्य में बंधा है, हग योर मदर। हाँ, ये सिर्फ 3 अक्षरों का शब्द नहीं है, ये एक पूरा ब्रह्मांड है। और एडी ने उस ब्रह्मांड को खो दिया उस दिन जब उन्हें अपनी माँ को अलविदा कहना भी नसीब नहीं हुआ। वो सुबह कुछ अलग थी, जैसे किसी मनहूस आहट ने सब कुछ जकड़ लिया था। एडी और उनका परिवार ऑन्शविट्ज में पहुंच चुका था और वहां उन्हें एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। एक तरफ जवान और मजबूत लोग जो काम के लिए रखे जाते थे और दूसरी तरफ बूढ़े, बच्चे और महिलाएं जिन्हें बचाया जाता था। लेकिन सब जानते थे कि वो बचाव नहीं था, वो अंत था। एडी ने देखा उनकी माँ, जिन्होंने उन्हें चलना सिखाया, जिन्होंने भूख में खुद भूखी रहकर उन्हें खिलाया, जिन्हें उन्होंने कभी गले भी ठीक से नहीं लगाया था, वो दूसरी लाइन में चली गईं। वो कुछ कहना चाहते थे, कुछ चिल्लाना, दौड़कर उनके गले लगना चाहते थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। और यही सबसे बड़ा अफसोस बन गया कि उन्होंने अपनी माँ को आखिरी बार गले नहीं लगाया। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मैं फूट फूट कर रोई और मैंने फोन उठाकर माँ को कॉल किया। बस कहा कुछ नहीं, बस आवाज़ सुननी थी। कभी कभी हम सोचते हैं कि माँ तो हमेशा रहेगी, लेकिन माँ सिर्फ शरीर नहीं होती, माँ एक वक्त होती है और वक्त कभी ठहरता नहीं। एडी कहते हैं, If you still have your mother, call her, visit her, hug her, don't wait। और सच बताऊं, ये शब्द सीधे मेरी आत्मा में उतर गए। हम सब इतने व्यस्त हो गए हैं सपनों की दौड़ में, पहचान के संघर्ष में, खुद को साबित करने की लड़ाई में, कि भूल जाते हैं जिस इंसान ने हमें बिना किसी शर्त के चाहा वो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। मुझे याद है एक बार जब मैं बहुत बीमार थी, अकेले हॉस्टल में, ठंड में कांपती हुई, तो माँ का फोन आया। वो बोली, गर्म पानी पिया? और मैं उस एक वाक्य में पूरी दुनिया को समेटे बैठी थी। माँ कोई दवाई नहीं थी, लेकिन वो हर दर्द की राहत थी। एडी की माँ ने उन्हें ताकत दी, साहस दिया, और जब वो बिछड़ गईं तो उनका आशीर्वाद उनके साथ रहा। शायद इसीलिए एडी कभी पूरी तरह नहीं टूटे, क्योंकि माँ का प्यार उनके भीतर था। मैं आज आपसे जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आपकी माँ अभी जिंदा है तो आज, अभी, इस पल उन्हें गले लगाइए। और अगर नहीं है तो उनकी याद में बस आंखें बंद करके कहिए, माँ, मैं आपको आज भी महसूस करता हूँ। कभी कभी एक गले लगाना, एक पकड़, एक स्पर्श पूरी उम्र का सुकून दे जाता है। ये कहानी बस किताब की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जिसने माँ के प्यार को कभी महसूस किया है या महसूस करने की ख्वाहिश रखी है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को पाया है जिसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी लगे? कोई ऐसा जो आपका खून का रिश्ता न हो, लेकिन फिर भी हर दुख में सबसे पहले वही याद आए? क्या आपके पास भी एक ऐसा दोस्त है जिसे आपने वक्त नहीं चुना, बल्कि वक्त ने आपको उसके हवाले कर दिया? मैं आपको एक ऐसे बंधन की कहानी सुनाने आई हूँ जो खून से नहीं, परख से बनता है। विश्वास की परीक्षा से निकली दोस्ती की वो लौ जो अंधेरे के बीच भी टिमटिमाती रही। आज हम उस अध्याय में दाखिल हो रहे हैं जिसे एडी जाकू ने अपनी आत्मा से जिया। One good friend is my whole world। एडी की जिंदगी में जैकब सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो उसका भाई था, उसका संबल था, उसका साहस था। जैकब वही था जो सबसे अंधेरे वक्त में भी एडी का हाथ पकड़कर कहता था, हम साथ हैं और जब तक साथ हैं टूटेंगे नहीं। ऑन्शविट्ज़ में जहां हर दिन मौत का इश्तिहार था, वहां जैकब एक ऐसी आवाज था जो कहता था, हम आज जिंदा हैं और यही हमारी जीत है। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे हालात में डाल देती है जहां आप खुद को भूल जाते हैं, लेकिन दोस्त वो होता है जो आपको फिर से आपके भीतर लौटाता है। जैकब ने एडी को हर बार टूटने से बचाया, हर बार उस पल की ओर खींचा जहां जिंदा रहना मुमकिन था। और एडी भी वही करता था। जब जैकब बिखरता तो वो उसकी उम्मीदों के टुकड़ों को चुपचाप समेट लेता। मुझे याद है मेरी जिंदगी का वो दौर जब मैं अपने सबसे करीबी रिश्तों से टूट चुकी थी। एक दोपहर थी जब रेडियो स्टूडियो की खामोशी मेरे अंदर गूंज रही थी। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया, सिर्फ 2 शब्द, चाय चलेगी? वो मेरा दोस्त था, रिया। और वो चाय कोई पेय नहीं था, वो जीवन की गर्माहट थी। उस दिन मैंने जाना एक सच्चा दोस्त वो नहीं जो बड़ी बातें करे, बल्कि वो जो छोटी खामोशियों में भी तुम्हारे साथ बैठ जाए। एडी लिखते हैं, फ्रेंडशिप कैन बी स्ट्रॉन्गर देन फियर, डीपर देन हंगर एंड मोर हीलिंग देन मेडिसिन। और जब मैंने ये पंक्ति पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि दोस्ती वो दवा है जो बिना आवाज के असर करती है। ऑन्शविट्ज़ में जब एडी और जैकब को अलग अलग कामों में भेजा गया तो भी उनका रिश्ता नहीं टूटा। जैकब अक्सर चोरी छुपे एडी के लिए रोटी का टुकड़ा बचाकर लाता,
और एडी उसके लिए कोई पुराना स्वेटर। उनका रिश्ता उस सन्नाटे में भी बोलता था जब शब्दों पर पहरे थे। दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, वो बस सच्ची होती है। और जब वक्त आपकी पूरी दुनिया उड़ा देता है, तो अगर एक सच्चा दोस्त आपके पास बचा है तो समझिए आपकी दुनिया अभी भी सलामत है। आज जब हम सोशल मीडिया के शोर में उलझ जाते हैं, सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स में खो जाते हैं, क्या हमारे पास वाकई एक ऐसा इंसान है जिसे हम अपनी खामोशी भी दे सकें? अगर हाँ, तो उसे थाम लीजिए, उसे वक्त दीजिए, क्योंकि जैसे एडी के लिए जैकब उसका पूरा संसार था, शायद हमारे लिए भी कोई एक इंसान वही करिश्मा कर रहा है। आज इस कहानी के साथ आपको बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में एक ऐसा इंसान है जो बिना शर्त, बिना दिखावे, बिना मतलब आपके साथ है, तो उसे गले लगाइए, क्योंकि एक सच्चा दोस्त पूरी दुनिया के बराबर होता है। और अगर अभी नहीं है तो खुद किसी के लिए वो दोस्त बन जाइए, क्योंकि किसी और के टूटे हुए संसार में आप ही वो अकेली लौ हो सकते हैं जो अंधेरे को चीर दे। क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं होती? क्या कभी आपने ऐसा कुछ सीखा है जो जिंदगी की सबसे कठिन घड़ी में आपके काम आया, बिना किसी किताब, बिना किसी डिग्री के? मैं आपको उस सीख की ओर ले चलती हूँ जो न तो स्कूल में मिलती है, न किसी परीक्षा में, लेकिन जो आपकी सांसों को बचा सकती है जब पूरी दुनिया उन्हें छीनने पर तुली हो। एडी जाकू की जिंदगी का वो मोड़ जिसने साबित किया कि शिक्षा सिर्फ जानकारी नहीं होती, शिक्षा एक अस्त्र होती है, जीवन रक्षक। एडी को उनके पिता ने बचपन में एक बात सिखाई थी, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम किसी भी हालात में खुद को बचा सकते हो। और एडी ने इस बात को अपनी हड्डियों तक आत्मसात कर लिया था। उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी थी, मशीनों को समझना, बनाना, सुधारना। और जब वो ऑशविट्ज में थे, जहां हजारों लोग हर रोज गायब हो रहे थे, वहीं उनका यही ज्ञान उनके लिए एक कवच बन गया। कभी किसी अधिकारी की मशीन खराब हो जाती तो वो एडी को बुलाते, कभी किसी पुल की मरम्मत करनी होती तो एडी की याद आती। और हर बार जब एडी कोई तकनीकी समस्या हल करते तो उन्हें एक और दिन की जिंदगी मिलती। जरा सोचिए, वो पढ़ाई जो कभी उन्होंने छुप छुप कर की थी, नकली नामों से, नकली स्कूलों में, जान को जोखिम में डालकर, वही पढ़ाई अब उन्हें हर रोज एक नई सांस दे रही थी। मैंने भी जब पहली बार अपने रेडियो स्टेशन में कदम रखा था तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता था। लोगों ने कहा, तुम्हारी आवाज में न रफ्तार है, न रेंज, न राब्ता। और मैं टूट गई थी, लेकिन फिर मैंने सीखना शुरू किया। आवाज की ऊंचाई नीचाई, सांसों का संतुलन, शब्दों की गर्माहट। मैंने हर चीज को एक विद्यार्थी की तरह सीखा। और एक दिन वही लोग जो मुझे नकार चुके थे, मेरी स्क्रिप्ट को सबके सामने सुनते हुए तालियां बजा रहे थे। एडी कहते हैं, लर्निंग इज अ ट्रेजर दैट विल फॉलो इट्स एवरीवेयर। और जब मैं ये पंक्ति पढ़ रही थी, मुझे वो रात याद आई जब मैंने अंधेरे में बिना लाइट के रेडियो स्क्रिप्ट लिखी थी और मेरे पास सिर्फ एक मोमबत्ती थी। उस मोमबत्ती की रोशनी में मैंने अपनी सीख को चमकते देखा। ऑशविट्ज में एडी के साथ कई लोग थे, ज्यादातर मजदूर, जिनके पास कोई तकनीकी कौशल नहीं था। वो सबसे पहले चुने जाते, अयोग्य कहकर हटा दिए जाते। और एडी, जो मशीनों से बात करना जानता था, हर रोज एक नया बहाना पाता जिंदा रहने का। क्या आपने कभी सोचा है हम पढ़ते क्यों हैं? सिर्फ नंबर लाने के लिए, या समाज में नाम कमाने के लिए, या इसलिए कि जब जिंदगी हमें घुटनों पर लाए तो हम उसके सामने खड़े हो सकें, सिर्फ अपने ज्ञान के बल पर? शिक्षा आपको इंसान बनाती है, लेकिन सही शिक्षा आपको बहादुर बनाती है। आज आपसे ये कहना चाहती हूँ, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, सीखना कभी मत छोड़िए। हर दिन कुछ नया जानिए, खुद को थोड़ा और मजबूत बनाइए, क्योंकि आप नहीं जानते कब आपकी ये सीखी हुई एक बात आपके लिए जिंदगी का रास्ता खोल दे। और जब कभी लगे कि दुनिया आपको कम समझ रही है, तो बस खुद से कहिए, मैं सीखता रहूंगा और एक दिन यही मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह खुद को पाया है जहां आपको जिंदा रहने के लिए अपनी आत्मा से समझौता करना पड़े, जहां अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा धुंधली हो जाए और इंसानियत सिर्फ एक याद बनकर रह जाए? मैं आपको ले चलती हूँ उस अंधेरे में जहां एडी जाकू को एक ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ा जो इंसान के नैतिक अस्तित्व को जड़ से हिला देती है। ये वो समय था जब ऑशविट्ज की दीवारें हर रोज इंसानियत को निगल रही थीं और जिंदा रहना सिर्फ सांस लेना नहीं था, बल्कि वो अपने भीतर के इंसान को हर दिन बचाने की लड़ाई थी। एक दिन एडी को बुलाया गया। एक गार्ड ने उन्हें एक कार्य सौंपा। किसी मशीन का हिस्सा बनाना था जो जर्मन सेना के लिए उपयोगी थी। वहां काम करने का मतलब था एक और दिन की जिंदगी, लेकिन इसका मतलब था उस शासन के लिए काम करना जिसने उनके पूरे परिवार को निगल लिया था। एडी ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं जीवित रहने के लिए अपने उसूलों को मार सकता हूं? एडी ने हाँ कहा, लेकिन भीतर एक जंग शुरू हो चुकी थी।
वो हर पेंच कसते, हर कल पुर्जा ठीक करते, लेकिन उनका दिल रोता था। वो जानते थे कि यह जो कुछ भी वे बना रहे हैं वह शायद किसी मासूम की मौत का कारण बन जाए। पर क्या मर जाना बेहतर होता या जिंदा रहकर अपने अंदर के दर्द को दबाना? मुझे याद है एक बार मैंने एक बड़ी कंपनी में वॉइस ओवर का ऑफर ठुकरा दिया था। वो चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जो लोगों को झूठी उम्मीदों में डुबो दे, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें सच्चाई की कोई जगह ना हो। पैसे बहुत थे लेकिन मेरे शब्दों की आत्मा बिक रही थी। और उस रात मैंने घंटों रोते हुए खुद से पूछा, क्या मैं अपनी आवाज को उन शब्दों के लिए बेच सकती हूँ जिनमें मेरा दिल ही नहीं? एडी कहते हैं, वी मस्ट रिमेन ह्यूमन। और यही वो लाइन थी जिसने मुझे ठहरने की हिम्मत दी। ऑशविट्ज़ की यातना शिविर में जब लोग रोज नैतिकता से दूर होते गए, एडी हर दिन एक छोटी सी अच्छाई को पकड़कर रखते, कभी किसी साथी को अपनी रोटी का टुकड़ा देना, कभी किसी को ढांढस बंधाना। उन्होंने सीखा कि नैतिकता कोई किताबों में लिखी चीज नहीं होती, वो हर उस छोटे फैसले में होती है जो हम कठिन समय में लेते हैं। चाहे हालात कितने भी बर्बर हों, अगर आप अपने भीतर के इंसान को जिंदा रख पाएं तो आप सच में जिंदा हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि एक साथी कैदी थक कर गिर पड़ा। गार्ड चिल्ला रहे थे, उठो वरना गोली मार देंगे। सब पीछे हट गए लेकिन एडी उसके पास झुके, उसे सहारा देकर उठाया। उस पल एडी को नहीं पता था कि वह खुद भी मारे जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने चुना कि वो इंसान बने रहेंगे और वह साथी बच गया। मेरे दोस्त, इस दुनिया में ऐसे कई मौके आते हैं जब आप मजबूर होते हो, लेकिन मजबूरी और समझौते के बीच बहुत फर्क होता है। अगर आप हर परिस्थिति में अपने उसूलों से, अपनी नैतिकता से जुड़कर रह सकते हैं तो आप सिर्फ जिंदा नहीं हैं, आप एक लौ हैं उस अंधेरे में जो दूसरों को भी रोशनी दे सकती है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने उसूलों को थामे रहिए, क्योंकि जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, जब सब छूट जाएगा, तब भी आपकी आत्मा, आपकी इंसानियत, वही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अब सोचिए, अगर नैतिकता ही हमारा अस्तित्व है तो क्या हम उसे रोज जीते हैं या केवल याद करते हैं? क्या तुमने कभी उस दर्द को महसूस किया है जब तुम्हें किसी अपने की मौत की खबर सिर्फ एक नंबर बनकर मिले? जब किसी इंसान की पूरी जिंदगी, उसके सारे सपने, उसकी हंसी, उसकी बातें बस एक आंकड़े में सिमट जाएं और तुम चाहकर भी कुछ ना कर सको, बस आंखें मूंद कर उस नाम को अपनी यादों में बचाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें एडी जाकू की उस याद में ले चलती हूँ जो एक नाम नहीं, एक जिंदा धड़कन थी, उनका सबसे अच्छा दोस्त, उनके दिल का टुकड़ा मॉरिस। एडी और मॉरिस की दोस्ती सिर्फ एक साथ बिताए गए सालों की कहानी नहीं थी, वो एक दूसरे की ताकत थे, उम्मीद थे। उस नरक में जहां हर दिन मौत की परछाइयां पीछा करती थीं, वहां मॉरिस की मुस्कान एडी के लिए सुबह की धूप जैसी थी। उन्होंने साथ साथ भागने की प्लानिंग की थी, साथ जीने की कसम खाई थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब एडी को एक और यातना शिविर में ट्रांसफर किया गया, वो मॉरिस से बिछड़ गए। दोनों ने वादा किया था कि अगर जिंदा बचे तो बर्लिन के पुराने कैफे में मिलेंगे जहां उन्होंने पहली बार अपनी आजादी की कल्पना की थी। लेकिन हफ्तों और महीनों के इंतजार के बाद एडी को पता चला मॉरिस अब इस दुनिया में नहीं था। ये खबर उन्हें किसी अखबार की रिपोर्ट से नहीं मिली, न ही किसी गार्ड ने बताया। बस एक दिन एक साथी कैदी ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे दोस्त को मार्च के दौरान गोली मार दी गई, और एडी की दुनिया वहीं रुक गई। मैं जब यह पढ़ रही थी तो मेरी आंखों के सामने वो चेहरा तैरने लगा जिसे मैंने बरसों पहले खो दिया था। मेरा एक भाई जैसा दोस्त था, अयान। हर खुशी, हर दुख, हर ख्वाब हमने साथ जिया था। लेकिन अचानक एक दिन एक एक्सीडेंट और बस वो चला गया। कोई अलविदा नहीं, कोई आखिरी झलक नहीं, सिर्फ एक कॉल, वो अब नहीं रहा। एडी ने उस दिन रोना भी नहीं चुना। उन्होंने खुद से कहा, मॉरिस को मैं अपनी जिंदगी से याद रखूंगा, मौत से नहीं। वो जब भी हंसते थे, जब भी कोई नई तरकीब सोचते थे बचने की, वो हर पल एडी के जिंदा रहने की वजह बना। फ्रेंडशिप इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड, एडी कहते हैं। और सच में एक दोस्त वो आईना होता है जिसमें हम अपनी सबसे सच्ची, सबसे मजबूत तस्वीर देखते हैं। मॉरिस की यादें एडी के लिए कभी बोझ नहीं बनी, बल्कि एक चुपचाप जलता हुआ दीपक बन गईं जो उन्हें हर अंधेरे से पार ले गया। हम सबके जीवन में कोई ना कोई मॉरिस होता है, कोई ऐसा जिसे हमने खोया है, पर उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी ऊर्जा अब भी हमारे अंदर जिंदा है। अगर तुम भी किसी को खो चुके हो तो रोने के बाद एक वादा करना कि तुम उसके हिस्से की जिंदगी भी पूरी उम्मीद से जियोगे, क्योंकि दोस्ती कभी मरती नहीं, वो बस हमें जीने की नई वजह देकर चली जाती है। क्या तुमने कभी खुद को इस सवाल के सामने खड़ा पाया है कि जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचे, तब क्या बस एक दूसरा मौका ही काफी है जिंदगी को फिर से जीने के लिए?
मैं आरजे क्वीन आज जिस अध्याय में तुम्हें लेकर चल रही हूँ वो नफरत के साये से निकलकर फिर से प्यार में सांस लेने की एक कोशिश है। यह उस इंसान की बात है जिसने आशवित्जा की दीवारों के पीछे अपनी पहचान खोई, अपने अपनों को खोया, अपनी आज़ादी को तिल तिल कर मरते देखा, और फिर भी जब दूसरी बार जिंदगी ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया और उसने कति अमेस तरह वात्या रखा। एडी जाकू उस दिन जब अपने दोस्त मॉरिस की मौत की खबर के बाद टूट चुके थे, शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनके जीवन में एक और दरार आने वाली है, लेकिन उन्हीं दरारों से एक रोशनी भी निकली। उस रोशनी का नाम था फ्लोसी। मुझे याद है वो शब्द जब एडी ने लिखा, When I met my wife, I realized I had found the one reason to smile. वो फ्लोसी थी एक महिला जो खुद भी संघर्षों से भरी दुनिया में पली थी, लेकिन जिनकी आंखों में एक उम्मीद थी और जिनके दिल में वो अपनापन था जो एडी को फिर से इंसान बना सका। कभी कभी हम सब किसी फ्लोसी की तलाश में होते हैं, कोई जो हमें हमारे सबसे टूटे हुए टुकड़ों में भी प्यार से देख सके, कोई जो हमारे डर को समझे, हमारे सन्नाटे में भी आवाज बन सके। और एडी के लिए फ्लोसी यही थी। शादी के बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और फिर एक पोते को, और एडी कहते हैं, I am the happiest man on earth, not because of life, I survived to build a beautiful one. यही वाक्य मुझे अंदर तक हिला गया क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें सब कुछ चाहिए, पैसा, सफलता, सुरक्षा, लेकिन एडी ने दिखाया कि सबसे बड़ी दौलत होती है एक और मौका, फिर से जीने का, फिर से प्यार करने का। मैं खुद भी उस एक मौके का इंतजार कर चुकी हूँ। एक दौर था जब मेरा मन टूटा था, दिल भी और विश्वास भी, लेकिन फिर किसी ने मेरी कहानी सुनी बिना जज किए, बिना तोड़े, और तभी मुझे लगा मैं फिर से गा सकती हूँ, बोल सकती हूँ, जी सकती हूँ। एडी की कहानी बताती है कि भले ही जीवन तुम्हें राख में तब्दील कर दे, लेकिन अगर एक भी चिंगारी बची है तो तुम फिर से जल सकते हो, फिर से रोशन कर सकते हो। बस किसी को अपने अंदर की चिंगारी को देखने देना होगा। तो सोचो, क्या तुम भी किसी ऐसे इंसान को जानती हो जो तुम्हारे अंधेरे में तुम्हारी रोशनी बन सकता है? या शायद क्या तुम खुद किसी की रोशनी बन सकती हो? क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी सारी ताकत सिर्फ इसलिए बर्बाद हो रही है क्योंकि तुम माफ नहीं कर पा रही हो? क्या तुम्हारे दिल में भी कोई ऐसा जख्म है जो समय के साथ भरने की जगह और गहरा हो गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसे पकड़कर बैठी हो, छोड़ नहीं पा रही हो? मैं तुम्हें उस जगह ले चलती हूँ जहां सबसे मुश्किल काम माफ करना एक इंसान को सबसे बड़ी आजादी देता है। हाँ, आज हम उस अध्याय की बात कर रहे हैं जहां एडी जाकू ने वो किया जिसे करने की हिम्मत शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने माफ किया उन लोगों को भी जिन्होंने उनका सब कुछ छीन लिया था। उनके माँ पापा को मार डाला, उन्हें एक नंबर में बदल दिया, इंसान से जानवर बना दिया। आशवित्ज की दीवारों में जो चीखें थीं उनमें एडी की भी थी, लेकिन फिर भी उस इंसान ने तय किया कि वो नफरत नहीं करेगा, नफरत को नहीं चुनेगा। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा मैं सन्न रह गई। मैंने खुद को टटोला, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मैं उन लोगों को माफ कर सकती हूँ जिन्होंने मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई, मेरी आवाज को दबाया, मेरे सपनों को रौंदा? एडी लिखते हैं, Hate is a disease. It may begin in your enemy, consume you. और मैं वहीं ठहर गई। नफरत बीमारी है और अगर तुम उसे अपने अंदर रखते हो तो धीरे धीरे वो तुम्हारा सब कुछ खा जाती है। प्यार, उम्मीद, शांति, जिंदगी। मैंने उस दिन एक लंबा चिट्ठी लिखा, उस इंसान के नाम जिसने मेरी जिंदगी में सबसे गहरा घाव दिया था। नहीं, मैंने उसे भेजा नहीं, लेकिन उस कागज पर लिखते हुए मैंने पहली बार खुद को आजाद महसूस किया। मैंने उस जहर को अपने अंदर से बाहर फेंक दिया और शायद पहली बार मैं माफ कर पाई। एडी ने माफ किया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो आश्वित्ज से बाहर आकर भी वहीं फंसे रहेंगे। वो कभी आजाद नहीं हो पाएंगे और उनकी आजादी का मतलब था माफ करना। वो कहते हैं, Forgiveness is a gift you give yourself. तो अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारे अंदर भी कोई नफरत की गांठ है? कोई ऐसी चीज जिसे तुम सालों से उठाए चल रही हो और जो हर दिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा तोड़ रही है? अगर हाँ, तो क्या तुम आज उसे छोड़ सकती हो, सिर्फ अपने लिए, ताकि तुम भी आजाद हो सको? क्या तुमने कभी अपने दिल में ये सवाल उठते सुना है कि इतने अंधेरे में भी कोई रोशनी हो सकती है क्या? जब चारों तरफ सिर्फ मौत, भय और चीखें हों, तो क्या उम्मीद का कोई कोना अब भी बचता है दिल में? मैं तुम्हें आशवित्ज के उस अंधेरे से निकलकर एक ऐसे पल में ले चलती हूँ जहां एडी जाकू ने इंसानियत की सबसे सुंदर मिसाल देखी, एक ऐसी दोस्ती जो मौत के साये में भी मुस्कुरा उठी। उस दिन एडी एकदम टूट चुके थे। बीमारी, भूख, जुल्म और ऊपर से अपने सबसे प्यारे दोस्त मॉरिस को खो देने का दर्द। लेकिन जब उन्होंने खुद को तन्हा और खोया हुआ महसूस किया, तब अचानक
एक अजनबी उनके पास आया, एक लड़का जो शायद उतना ही टूटा हुआ था जितना एडी। वो कुछ नहीं बोला, बस एडी के कांपते हाथों में एक छोटा सा टुकड़ा ब्रेड का रख दिया और चला गया। उस क्षण में जब जीवन का हर एहसास मर चुका था, एक अनजाना इंसान अपने हिस्से का आखिरी निवाला बांट गया। एडी ने लिखा था, "Gesture, however small, can be a lifeline in hell." और यकीन मानो, वो टुकड़ा ब्रेड का नहीं था, वो था उम्मीद का, इंसानियत का जिंदा रहने की वजह का। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी और एक दिन बिना खाए क्लास में बैठी थी। कोई नहीं जानता था कि मैं भूखी हूं, लेकिन मेरी बगल में बैठने वाली एक लड़की ने अपने टिफिन का ढक्कन हटाया और बिना कुछ कहे मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस एक इशारे में न कोई सवाल था, न दया, बस एक दोस्ती थी, वो भी एक अजनबी से। मैं आज भी उसे नहीं जानती, लेकिन वो पल मेरी आत्मा में हमेशा जिंदा है। और यही वो ताकत है जो एडी की कहानी में भी बहती है। उन्होंने आशवित्ज में भी देखा कि सबसे घना अंधेरा भी एक छोटे से उजाले से हार जाता है, कि दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जीने और मरने का नाम है। तो अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम किसी के लिए वो उजाला बन सकते हो? क्या तुम आज अभी किसी ऐसे इंसान के लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो जिसे तुम शायद जानते भी नहीं, बस इसलिए क्योंकि ये दुनिया तब तक जिंदा है जब तक उसमें दोस्ती, दया और उम्मीद जिंदा है? क्या तुमने कभी किसी अपने को इस तरह खोया है कि उसकी कमी ने तुम्हारे भीतर की आवाज को हमेशा के लिए बदल दिया हो? क्या तुम्हारा दिल भी किसी के जाने के बाद इतना सुना हो गया था कि उस खालीपन में सिर्फ सन्नाटा बचा हो? मैं तुम्हें उस सबसे गहरे दुख की ओर ले चलती हूँ जहां एडी जाकू का दिल एक बार फिर टूट गया। आश्वित्ज से बच निकलने के बाद जैसे तैसे जिंदगी की डोर पकड़कर उन्होंने जीना शुरू किया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे वो एक बार फिर बिखर गए। मॉरिस, उनका सबसे अच्छा दोस्त, उनका भाई, उनका साया, अब नहीं रहा। उस दिन जब एडी को पता चला कि मॉरिस अब इस दुनिया में नहीं है, उनके भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने लिखा था, "Losing my friend was like losing a part of my soul." और सच पूछो तो जब हम किसी ऐसे इंसान को खोते हैं जो हमारे वजूद का हिस्सा होता है, तो ऐसा ही लगता है जैसे हम अब अधूरे हो गए हैं। मैंने भी एक बार ऐसा ही महसूस किया था। मेरे बचपन की सबसे प्यारी सहेली, जिसके साथ मैंने सपने देखे, बारिशों में नाची और उदासी में चुपचाप बैठी रही, एक दिन अचानक चली गई बिना अलविदा कहे। एक एक्सीडेंट और बस। उसकी हंसी, उसकी बातें सब सन्नाटा बन गईं। मैं हफ्तों तक चुप रही। रेडियो पर भी बोलते हुए मेरी आवाज कांपती थी, क्योंकि जब हम किसी अपने को खोते हैं तो बोलना सबसे मुश्किल हो जाता है। लेकिन एडी ने वहां भी हमें जीने की राह दिखाई। उन्होंने सिखाया कि हम अपने प्रियजनों को केवल आंसुओं में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में, अपने जीवन में जिंदा रख सकते हैं। मॉरिस की मौत ने उन्हें झकझोरा, लेकिन उसी शून्य में उन्होंने ये वादा किया कि वो अब हर दिन मॉरिस के नाम जिएंगे। उन्होंने लिखा, "Live a good life, then my friend lives on through me." इस एक पंक्ति ने जैसे मेरी आत्मा को छू लिया। मैंने भी तब फैसला किया कि मैं अपनी उस सहेली की जिंदगी को अपनी आवाज में बुनूंगी। जब भी मैं माइक्रोफोन के सामने बैठती हूँ, मैं उसे महसूस करती हूँ जैसे वो मेरी बातों में, मेरी सांसों में, मेरी हंसी में जिंदा है। तो आज मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम किसी के जाने के बाद भी उसे अपने भीतर जीने दे सकते हो? क्या तुम अपने हर अच्छे काम में उसकी याद का दीप जला सकते हो? क्योंकि यादें सिर्फ दर्द नहीं होती, वो हमारी प्रेरणा बन सकती हैं अगर हम उन्हें दिल से अपनाएं। क्या तुमने कभी खुद को माफ करने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी उस एक भूल के लिए खुद को इतनी बार कोसा है कि दिल ही थक गया हो? क्या वाकई हम खुद को माफ कर सकते हैं? मैं तुम्हें एडी जाकू की उस गहराई में लेकर चलती हूँ जहां इंसान अपने आप से लड़ता है, हर उस गलती के लिए जो उसने की या जो शायद उसने कभी रोकी नहीं। एडी ने जब अपने परिवार को खोया, अपने दोस्त को खोया और आश्वित्ज के नरक में हर दिन खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद की, तब भी एक दर्द ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था, और वो था अपराध बोध, आत्मग्लानि। उन्होंने खुद से पूछा, मैं बच गया, लेकिन क्यों? जबकि मॉरिस नहीं बचा, मेरे माता पिता नहीं बचे। क्या मैंने कुछ गलत किया था? उन्होंने लिखा था, "The hardest person to forgive yourself." और यही सच है। हम दूसरों को माफ कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए वो सबसे लंबी और सबसे अकेली लड़ाई होती है। एक दिन जब मैंने रेडियो पर अपने शो में एक गलती कर दी थी, एक नाम गलत ले लिया था, तो मैं पूरी रात सो नहीं पाई। सोचती रही, क्या मेरी आवाज से किसी को ठेस पहुंची होगी? क्या मैंने किसी की भावनाओं को ठुकराया? और अगले दिन जब उस श्रोता का संदेश आया कि आपकी आवाज हर दर्द मिटा देती है, नाम में क्या रखा है, तब जाकर मैं रो पड़ी, खुद को माफ किया। एडी भी ऐसे ही एक दिन अपने अपराधबोध के सागर में डूबे हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा
एक छोटा बच्चा कैंप में ही जो बिना माँ बाप के था, भूखा डरा हुआ। एडी ने उसे अपनी रोटी का टुकड़ा दिया। बच्चा मुस्कुराया और एडी के भीतर जैसे एक दरवाजा खुल गया। उन्होंने समझा कि हाँ, मैं जी गया, लेकिन अब मेरा हर दिन हर सांस किसी की मदद करने के लिए है। और यही मेरी क्षमा है, खुद से और उस बीते वक्त से। मैंने भी सीखा कि जब तक हम अपने दिल के सबसे कोने में छुपे दर्द को रोशनी में नहीं लाते, तब तक वो घाव बनकर रिश्ता रहता है। लेकिन जैसे ही हम खुद को पकड़कर कहते हैं, मैंने जितना समझा उतना ही किया और अब मैं बेहतर बनूंगा, तभी वो क्षमा भीतर उतरती है। तो आज मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम भी खुद से एक बार ये कह सकते हो, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं सिर्फ वो नहीं हूं, मैं उनसे आगे बढ़ चुका हूं और मैं खुद को माफ करती हूं। क्योंकि जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, तुम अपने लिए सच में जी नहीं पाओगे। क्या तुमने कभी किसी अजनबी से ऐसी मदद पाई है जो तुम्हारे अपने भी कभी ना दे सके? क्या एक अपरिचित की मुस्कान या एक सहारा तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है? मैं तुम्हें एडी जाकू की उस सबसे अनमोल सीख की ओर ले चलती हूँ जो उन्होंने आशविज जैसे क्रूर यातना शिविर में भी खोज निकाली थी, कि इस दुनिया में अच्छाई हर जगह है, बस आंखें खुली होनी चाहिए। जब हर तरफ मौत की छाया थी, जब इंसानियत का कोई नामो निशान न था, जब रोटियों को लेकर लोग एक दूसरे की जान ले लेते थे, तब भी एडी ने एक अनजानी रोशनी को महसूस किया। वो रोशनी थी एक अजनबी की करुणा। उन्होंने लिखा, इवन इन हेल देयर आर काइंड पीपल। और ये एक पंक्ति आज तक मेरे दिल को हिला देती है। कभी कभी मुझे याद आता है वो दिन जब मैं एक बेहद खराब मूड में थी। स्टेशन पर बारिश हो रही थी, मेरे जूते भीग चुके थे और मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। मैं किसी से संपर्क नहीं कर पा रही थी। थक कर एक बेंच पर बैठ गई। तभी एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई, अपनी छतरी मेरे ऊपर कर दी और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, बारिश गुस्से में नहीं है, वो सिर्फ बह रही है जैसे तुम्हारे आंसू। मैं चौंक गई थी। वो मुझे जानती भी नहीं थी, फिर भी मेरी भीगती आत्मा को उस एक पंक्ति से सुखा गई और फिर चुपचाप आगे बढ़ गई। एडी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक पहरेदार, वही जो कैदियों को लात मारता था, चीखता था, गालियां देता था, एक दिन चुपचाप एडी के पास आया और एक रोटी का टुकड़ा गिरा गया, बिना कुछ कहे, बिना कोई पहचान दिए। वो छोटा सा टुकड़ा उस क्रूर माहौल में किसी जादू से कम नहीं था। उस दिन एडी को पहली बार यकीन हुआ कि अच्छाई मारी नहीं जा सकती। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छाई अब बची ही कहाँ है, लेकिन शायद वो हर उस मुस्कान में है जो बिना वजह मिलती है, और हर उस श्रोता में है जो आज भी इस कहानी को सुन रहा है, महसूस कर रहा है और दिल से जी रहा है। मैंने जाना कि अगर हम ध्यान दें तो हमें अजनबियों में भी अपने जैसे लोग दिखने लगते हैं, और अगर हम खुद किसी के लिए वो अजनबी फरिश्ता बन जाएं तो शायद इस दुनिया को थोड़ा और रहने लायक बना सकें। तो आज मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम किसी के लिए वो अनजान रोशनी बन सकते हो? क्या तुम किसी ऐसे मोड़ पर किसी की जिंदगी बदल सकते हो जहां उसे उम्मीद तक न हो? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम अंदर से खाली हो? क्या तुमने कभी इस खालीपन को भरने के लिए बाहर दौड़ लगाई, लेकिन एक बार भी भीतर झांकने की हिम्मत नहीं की? मैं तुम्हें एडी जाकू की उस खामोशी से मिलवाने ले चलती हूँ, जहां उन्होंने जाना कि सच्ची दौलत, सच्चा सुख हमारे अंदर है, बाहर नहीं। एडी कहते हैं, इट्स नॉट व्हाट यू हैव इन योर पॉकेट दैट मैटर्स, यू हैव इन योर हार्ट। और जब मैंने पहली बार ये लाइन पढ़ी थी, तब लगा जैसे किसी ने मेरी जिंदगी के सारे भ्रमों को एक ही सांस में तोड़ दिया हो। कभी कभी हम सब किसी रेस में भाग रहे होते हैं, बेहतर नौकरी, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, चमचमाता नाम, लेकिन क्या वाकई ये सब हमें वो सुकून दे पाता है जो रात में बिना किसी बोझ के सो जाने से आता है? मैंने खुद से कई बार पूछा है और हर बार जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौट रही थी, मैंने देखा एक गरीब बच्चा झुग्गी के पास टूटी हुई साइकिल को खींचते हुए जोर से हंस रहा था। उसका पैर छिल गया था, उसके कपड़े मैले थे, लेकिन उसकी मुस्कान वो जैसे किसी राजकुमारी की तरह चमक रही थी। मैं पास गई और पूछा, इतना खुश कैसे हो? उसने कहा, आज पहली बार साइकिल खुद चला ली और मम्मी ने देखा और ताली बजाई। मैं स्तब्ध रह गई। उस पल मैं समझी कि वो बच्चा मुझसे बहुत ज्यादा अमीर है। उसके पास सच्चा जश्न था, दिल से निकली मुस्कान थी, और सबसे बड़ी बात, उस खुशी को बांटने वाला कोई था। एडी भी यही कहते हैं। उन्होंने अपने सबसे बुरे दिनों में, जब उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी और जीने की कोई गारंटी नहीं थी, तब भी उन्होंने अपने दिल को जीवित रखा। उन्होंने हर छोटे पल में, एक दोस्त की बातों में, एक भुट्टे की महक में, एक मुस्कान में वो अमीरी खोजी जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी को भी नसीब नहीं। और आज जब मैं तुम्हें ये कह रही हूं तो मैं चाहती हूं कि तुम भी अपने भीतर झांको।
क्या सच में तुम्हें और चाहिए? या जो है वही अगर ठीक से देखा जाए तो बहुत कुछ है, क्योंकि जब तक हम अपने दिल को समृद्ध नहीं करेंगे तब तक बाहर की दौलत हमें कभी पूरी तरह भर नहीं सकेगी। तो आज एक बार खुद से पूछो, तुम किसे अमीर मानते हो? और क्या तुम अपने दिल को वो सच्ची दौलत दे पा रहे हो जिसे न कोई चुरा सकता है न कोई छीन सकता है? अगर हाँ तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम सही राह पर हो। क्या तुमने कभी किसी को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि तुमने उसे गले लगाने में देर कर दी? क्या एक माफी, एक आलिंगन जो कभी दिया नहीं गया उम्र भर का पछतावा बन सकता है? मैं तुम्हें एडी जाकू की उस सबसे गहरी और निजी पीड़ा के पास ले चलती हूँ। एक ऐसी पीड़ा जिसने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया, लेकिन फिर उसी टूटन में उन्होंने इंसानियत को जोड़ने का रास्ता ढूंढा। उन्होंने लिखा, "The worst thing you can do is hate. Hate is a disease that can destroy you." और जब मैंने ये पढ़ा तो लगा शायद मैं भी कहीं इस बीमारी से तो नहीं गुजर रही अनजाने में। चुपचाप एडी जब नाजी कैंप में थे तब उन्होंने अपनों को खोया, लेकिन सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब उन्होंने एक दोस्त को खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दिल में नफरत पाली थी और वो नफरत ही धीरे धीरे उसकी सांसें खा गई। हेट, गुस्सा, बदला, ये 3 शब्द जब दिल में ठिकाना बना लेते हैं तो प्यार और शांति वहां से हमेशा के लिए रुखसत हो जाते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने अपनी सबसे प्यारी दोस्त से एक झगड़े में ऐसा कुछ कह दिया था जो नहीं कहना चाहिए था। वो चली गई, सालों बीत गए, हम दोनों अलग अलग शहरों में खो गए, लेकिन हर बार जब मैं कोई बड़ा लम्हा जीती तो उसकी कमी महसूस होती थी। उसका हाथ थामने की, उसे देखकर मुस्कुराने की तड़प रह रहकर लौटती थी। और जब मैंने उसे खोजने की ठानी तब पता चला वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने कभी उसे माफी नहीं मांगी थी और अब सिर्फ सन्नाटा बचा था। एडी भी यही कहते हैं कि नफरत हमें धीमे जहर की तरह खा जाती है, जबकि माफ करना, प्यार करना हमें वो ताकत देता है जो हमें इंसान बनाए रखती है। उन्होंने जर्मन लोगों को माफ किया, उन लोगों को जिन्होंने उनसे सब कुछ छीन लिया था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो माफ नहीं करेंगे तो उनकी आत्मा कभी आजाद नहीं हो पाएगी। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा जख्म होता है जो रिस रहा होता है और हम उसे ढंकने की कोशिश करते रहते हैं, काम में, रिश्तों में, तर्कों में। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस जख्म पर सबसे असरदार मरहम माफी हो सकती है? तो आज मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम किसी को माफ करने के लिए तैयार हो? क्या तुम खुद को भी माफ कर सकते हो उन बातों के लिए जिनका बोझ तुम वर्षों से ढो रहे हो? क्योंकि अगर तुम ऐसा कर पाए तो शायद अगली सुबह की धूप कुछ ज्यादा उजली लगेगी। क्या कभी तुमने किसी को इस तरह खोया है कि वो तुम्हारे सपनों में आकर बस इतना कहे, काश तुमने मुझे थोड़ा पहले थाम लिया होता? क्या तुम्हें पता है सबसे भारी बोझ क्या होता है? वो नहीं जो तुम्हारे कंधों पर रखा गया, बल्कि वो जो तुम्हारे दिल पर रह गया, बिना कहे, बिना जिए, बिना बांटे। मैं तुम्हें उस अध्याय की ओर ले चलती हूँ जहां एडी जाकू ने अपने सबसे करीबी को खोया, अपने बेटे को। एक पिता की वो पीड़ा जो शायद ही शब्दों में बांधी जा सके, लेकिन एडी ने उसे बांटा ताकि हम सीख सकें, जी सकें और हर लम्हा थाम सकें इससे पहले कि वो फिसल जाए। एडी ने लिखा, "Of losing a child never leaves you, comes a part of who you are." और जब मैंने ये पढ़ा तो मेरी रूह कांप गई। वो एक ऐसा दर्द है जिसे महसूस किए बिना भी सिर्फ सुनकर ही आत्मा थरथरा उठे। उनके बेटे माइकल का अचानक दुनिया से चला जाना, जैसे उनके जीवन का सूरज डूब गया हो। एडी, जो ऑशविट्ज जैसी जगह से बचकर लौटे थे, जिन्होंने मौत की आंखों में देखा था, वो भी इस एक हादसे के सामने असहाय हो गए। क्योंकि मौत अगर दुश्मन हो तो लड़ सकते हो, लेकिन जब मौत अपनों की शक्ल में आती है तो उसे रोकना संभव नहीं होता। मुझे याद है जब मेरे परिवार में एक हादसा हुआ था। मेरा छोटा भाई, जो हमेशा मेरी आवाज पर दौड़ा आता था, अचानक सड़क हादसे में चला गया। वो बस यूं ही निकला था, एक छोटी सी टहल के लिए, और फिर बस एक कॉल आया जिसने जिंदगी को 2 टुकड़ों में बांट दिया, पहले और बाद। उस दिन मैंने जाना कि वक्त सच में कभी नहीं रुकता, लेकिन कुछ जख्म वक्त के साथ नहीं भरते, वो बस गहरे होते जाते हैं। और एडी ने भी यही कहा कि इस गम के साथ जीना सीखना पड़ता है, उसे छिपाना नहीं बल्कि अपना हिस्सा बना लेना होता है। लेकिन इसके बावजूद एडी ने जीना नहीं छोड़ा। उन्होंने रोज लोगों को गले लगाया, बच्चों के साथ समय बिताया और मुस्कुराना सीखा। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम अपने दुहक को बांटते नहीं तो वो हमें अंदर से खा जाता है, लेकिन अगर हम उसे किसी और के आंसू पोंछने में लगा दें तो वही दुहक एक दवा बन जाता है। मैंने भी तब से यही करना शुरू किया। हर बार जब दिल भारी होता है, मैं किसी अनजान के पास बैठ जाती हूँ, किसी बच्चे की मुस्कान में खो जाती हूँ, किसी दोस्त की हंसी में खुद को भूल जाती हूँ, और यकीन मानो ये छोटे छोटे पल सच में राहत बन जाते हैं। तो आज मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ
क्या तुमने अपने किसी अधूरे रिश्ते को आज पूरा करने की कोशिश की? क्या किसी ऐसे नाम को आज याद किया जिससे बरसों बात नहीं हुई, लेकिन जिसे तुम अब भी महसूस करते हो? क्योंकि एडी की तरह हम सब में वो ताकत है जो टूटकर भी जुड़ सकती है, और अगर हम अपने दुहक को प्यार में बदल सकें तो शायद दुनिया थोड़ी और रोशन हो सकती है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी की मदद करने से पहले तुम्हें खुद के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना होगा? लेकिन अगर दिल में कंपैशन है, क्या हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक हम खुद पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते? मैं तुम्हें एडी जाकू की जिंदगी के उस मोड़ पर ले चलती हूँ जहां उन्होंने एक साधारण से कदम से किसी की जिंदगी बदल दी, क्योंकि उन्होंने चुना दयालु होना, भले ही वो खुद अंदर से बिखरे हुए थे। उन्होंने लिखा था, काइंडनेस इज द ग्रेटेस्ट लेगेसी यू कैन लीव बिहाइंड। और जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो लगा जैसे मेरी रूह ने कोई पुरानी आवाज सुनी हो, वो आवाज जो हर बार तब गूंजती है जब कोई अनजान मेरे लिए दरवाजा खोलता है या कोई मुझे बिना कारण मुस्कुराकर देखता है। यही काइंडनेस है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। एडी का एक किस्सा मैं कभी नहीं भूल सकती। वो जब एक फेलो प्रिजनर जो भूख और बीमारी से जूझ रहा था, उसकी मदद के लिए एडी ने अपना रोटी का टुकड़ा उसे दे दिया। वो जानते थे कि अगले कुछ घंटों में शायद उन्हें खुद खाना न मिले, लेकिन उन्होंने फिर भी वो टुकड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि एक भूखे इंसान की आंखों में आशा देखने की लालसा उनके अपने पेट की भूख से बड़ी थी। मैं जब पहली बार कॉलेज के हॉस्टल से बाहर एक सड़क किनारे बैठी भिखारी और उसकी छोटी बेटी को देख रही थी, तब मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। जेब में सिर्फ 200 रुपये थे, वो भी महीने भर के खर्च के लिए। लेकिन न जाने क्यों मैं उठी और वो पैसे उनकी हथेली में रख दिए। उस बच्ची की मुस्कान, उसका धन्यवाद दीदी, आज भी मेरी सबसे महंगी कमाई है। एडी यही कहते हैं कि दयालुता सिर्फ बड़े कामों में नहीं होती, वो छोटी छोटी बातों में होती है। किसी के लिए दरवाजा खोल देना, किसी की बात बिना टोके सुन लेना, किसी का नाम सही से लेना, किसी को महसूस कराना कि वो देखा जा रहा है। हम सबके पास रोज ऐसे मौके होते हैं जहां हम दयालु हो सकते हैं, लेकिन हम अक्सर सोचते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरी अपनी परेशानियां हैं, क्या फर्क पड़ेगा एक मुस्कान से? लेकिन फर्क पड़ता है, बहुत गहरा फर्क। एडी ने उस दुनिया में काइंडनेस चुनी जहां चारों ओर नफरत थी, मौत थी, गुलामी थी। उन्होंने चुना कि वो उस डार्कनेस में एक मोमबत्ती जलाएंगे और वो रोशनी आगे बढ़ती जाएगी। तो आज मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम भी एक मोमबत्ती जला सकते हो? किसी अनजान के लिए दरवाजा पकड़ सकते हो? किसी थके हुए दोस्त को बिना वजह चाय बना सकते हो? किसी को हक दे सकते हो बस इसलिए कि शायद उसे उसकी जरूरत है? क्योंकि एडी ने यही सिखाया कि जब हम दयालु होते हैं तो हम सिर्फ किसी और की जिंदगी नहीं बदलते, हम अपनी आत्मा को भी थोड़ा और हल्का कर लेते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में तुमने दूसरों की तकलीफ को देखकर अपनी तकलीफें छोटी महसूस की हों? क्या दूसरों के आंसू तुम्हारे घावों पर मरहम बन सकते हैं? मैं तुम्हें एडी जाकू की उस दुनिया में लेकर चलती हूँ जहां इंसानों को जानवरों से भी बदतर हालात में जीने को मजबूर किया गया, लेकिन फिर भी वहां किसी को सहारा देना, किसी को बचा लेना, यही बन गया एक इंसान होने का सबसे बड़ा सबूत। एडी ने लिखा था, If you have the opportunity to help someone, do it. It save their life and you. और सच कहूं, जब मैंने पहली बार ये पंक्ति पढ़ी तो एक पुराना दृश्य आंखों के सामने तैर गया। एक स्टेशन पर जहां मैं खड़ी थी, थकी, उलझी, परेशान, और तभी एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई। उसका हाथ कांप रहा था, उसकी आंखों में डर था। ट्रेन छूट रही थी। मैंने अपना बैग जमीन पर फेंका और उसका हाथ थाम लिया। मैंने नहीं सोचा कि कौन देख रहा है, क्या होगा, बस उसे चढ़ा दिया। और उस एक लम्हे में मुझे लगा जैसे मैंने खुद को बचा लिया। एडी भी कुछ ऐसा ही महसूस करते थे। जब वो नाजी कैंपों में थे तब वहां भूख थी, दर्द था, बेबसी थी, और फिर भी एक बार जब एक युवा कैदी गिर पड़ा और सिपाही उसकी ओर बढ़ा, एडी उसके आगे खड़े हो गए। उन्होंने सिपाही से कहा, मैं इसे उठा लूंगा, और उन्होंने उसे सहारा दिया, उसके लिए खाना बचाया और उसे जीने की वजह दी। उस दिन एडी ने किसी की जान बचाई और साथ ही अपनी इंसानियत भी। हम सोचते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, हमारे पास बहुत कम है, लेकिन कभी कभी किसी को सिर्फ एक सहारा चाहिए होता है, एक कंधा, एक हाथ, एक मुस्कान। हम सबके पास इतना तो है ना? मेरे बचपन में एक बार मेरे भाई को तेज बुखार हुआ था। मम्मी पापा घर पर नहीं थे और मैं बस 10 साल की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने पानी में पट्टी भिगोकर उसके माथे पर रखी। पूरी रात मैं सोती नहीं रही, बस उसके सांसों को गिनती रही। सुबह जब मम्मी आई और मैंने बताया, उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, तू सिर्फ बेटी नहीं, एक फरिश्ता है। शायद यही होता है फरिश्ते बनना, बिना पंखों के, बिना जादू के, बस एक दूसरे के लिए कुछ कर जाना।
एडी यही सिखाते हैं कि चाहे हालात कितने भी बेरहम हों, इंसान हमेशा इंसान रह सकता है अगर वो दूसरों की परवाह करना नहीं छोड़ता। किसी को बचाने की कोशिश करना अपने लिए भी उम्मीद बचाए रखना होता है। तो आज मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम किसी को सहारा दे सकते हो? किसी की थमी हुई सांसों में अपनी गर्माहट भर सकते हो? क्या तुम आज किसी के लिए वो फरिश्ता बन सकते हो जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है? क्योंकि मदद मांगना बहादुरी है और मदद देना इंसानियत। और जब इंसानियत बचती है तभी बचती है दुनिया। क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर मुस्कुराने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी अंधेरों में इस भरोसे से चिराग जलाया है कि रोशनी लौटेगी? और अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई इंसान जिसने नरसंहार देखा, जिसने अपनों को खोया, जिसने मौत को बेहद करीब से छुआ, वो कहता है कि वह दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है, तो क्या तुम यकीन करोगे? मैं तुम्हें एडी जाकू की जिंदगी की उस आखिरी धड़कन तक ले जाना चाहती हूँ जहां दर्द का समुंदर भी उम्मीद के किनारे से लगकर शांत हो जाता है। एडी ने लिखा, हैप्पीनेस इज द ओनली थिंग यू कैन गिव विदाउट हैविंग इट योरसेल्फ। और ये पंक्ति मेरे दिल में गूंजती रही जैसे कोई कह रहा हो, देखो, तुम चाहे जितनी भी टूटी हो, तुम फिर भी किसी को जोड़ सकती हो। किताब का यह अंतिम अध्याय सिर्फ एक समापन नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। एडी, जिनका बचपन चुराया गया, जिनकी जवानी छीन ली गई, जिन्होंने अपने माता पिता को खोया, वो अपनी 100 साल की उम्र में खड़े होकर कहते हैं, मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। कैसे? क्योंकि उन्होंने हर उस दिन को जब वो सांस ले सके एक तोहफा माना। क्योंकि उन्होंने हर उस मुस्कान को जो किसी बच्चे के चेहरे पर देखी अपने जख्मों का मरहम बना लिया। क्योंकि उन्होंने हर उस इंसान को जो टूट चुका था ये यकीन दिलाया कि वह फिर से खड़ा हो सकता है। मैंने जब यह अध्याय पढ़ा तो लगा जैसे एडी मेरे सामने खड़े हों, मेरी आंखों में देख रहे हों और कह रहे हों, जीवन से कभी शिकायत मत करना क्योंकि तुम जी रहे हो और यही सबसे बड़ा उपहार है। मुझे याद है जब मेरे पापा एक एक्सीडेंट में लगभग सब कुछ खो बैठे थे। उनकी याददाश्त, उनकी आवाज, उनका आत्मविश्वास, मैं टूट गई थी। लेकिन फिर एक शाम मैंने देखा वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने पूछा, पापा आपको कुछ याद नहीं फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, तुझे देखता हूं तो लगता है सब कुछ अब भी है। उस दिन मैंने समझा कि हम जीवन में जो खोते हैं वो हमेशा उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना वो जो बचा रह जाता है। एडी ने यही किया। उन्होंने अपने गमों को दफन नहीं किया, उन्हें सींचा और उसमें से उम्मीद का एक पेड़ उगाया। उन्होंने हजारों लोगों को अपने शब्दों से, अपनी कहानी से, अपने मुस्कान से जीने की वजह दी। और अब जब मैं उनकी किताब का आखिरी पन्ना बंद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई अलविदा नहीं हुआ। जैसे एडी अब भी हमारे साथ हैं, हर उस मुस्कान में जो हमने बांटी, हर उस आंसू में जो हमने पोंछा, हर उस लम्हे में जब हमने हार मानने से इनकार किया। तो आज मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी हुआ तुम्हारे साथ वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। जब तक तुम सांस ले रहे हो तुम लिख सकते हो एक नया अध्याय, और वो अध्याय सबसे सुंदर हो सकता है। क्योंकि सबसे कठिन जिंदगियां अगर जी ली जाएं पूरी ईमानदारी और करुणा से तो सबसे खूबसूरत मिसाल बन जाती हैं, एडी जाकू की तरह। तो चलो हम भी कसम लें कि हम जिंदगी को नफरत से नहीं, प्यार से देखेंगे, शिकायतों से नहीं, शुक्रगुजारी से भरेंगे। और अगर कभी फिर से अंधेरा छा जाए तो एक दूसरे के लिए रोशनी बनेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा सौभाग्य यह नहीं कि हमने क्या पाया, बल्कि यह है कि हमने दूसरों को क्या दिया। और जब तुम दूसरों की मुस्कान की वजह बनते हो तभी तुम सच्चे मायनों में इस दुनिया के सबसे खुश इंसान बन जाते हो। और यही है एडी जाकू की कहानी का आखिरी सबक और शायद हमारी जिंदगी की भी सबसे पहली सीख। तो दोस्तों, आज एडी जाकू ने हमें एक गहरा सच सिखाया कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हमारी उम्मीद है, न कि हमारा अतीत। अगर एडी जैसे इंसान जिन्होंने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, वो हमें कह सकते हैं कि दर्द नहीं, उम्मीद बांटो, तो हम भी अपनी जिंदगी में कुछ बदल सकते हैं। अगर आपको आज की ये समरी दिल से छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत रहिए, इसे अपने अंदर महसूस कीजिए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही किताबों से सीखना चाहते हैं, जिंदगी को समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए आप सबसे पहले सुने। मैं हूं आपकी आरजे क्वीन। मिलती हूं आपसे अगले एपिसोड में एक नई किताब, एक नई सीख और ढेर सारी उम्मीद के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और जीते रहिए मुस्कुराकर। साइनिंग ऑफ ओनली ऑन एनी बुक समरीज।